स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम की जो आपकी आर्थिक विकास की समझ बुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट कर रखा है, मुद्रा एवं साख, मनी एवं क्रेडिट। और इस चैप्टर में अभी तक हमने कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में पढ़ा था, उनको एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय। क्या परिभाषा ध्यान में रखनी है? मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसकी जो अनिवार्य शर्त है वह है आपकी आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप सब भली भांति समझ गए हैं कि आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है। जब दो पक्षकार क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। एक पॉइंट हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कमियां या सीमाएं। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं। तो देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली है उसके लिए एक तो किसकी आवश्यकता है? दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। जब तक आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं होगा तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली है वो संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था अविभाज्य वस्तुओं की समस्या। अविभाज्य वस्तुओं की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, और ये वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना आसान कार्य नहीं है। मूल्य निर्धारण की भी क्या है? समस्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान कार्य नहीं है। वस्तुओं के रूप में मुद्रा को संग्रहित करना या इकट्ठा करना ये भी आसान कार्य नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है? समय अधिक लगता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के इन दोषों के कारण फिर किसका आविष्कार हुआ? मुद्रा का। किसका आविष्कार हुआ? मुद्रा। अब आप सब जानते हो मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा वह है जो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए काम में ली जाती है या विनिमय में मध्यस्थ का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा। मुद्रा के जो रूप है, प्रकार है, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपकी क्या है? प्राचीन मुद्रा। एक आपकी है आधुनिक मुद्रा। प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा। प्राचीन मुद्रा के रूप में हम अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबा जैसी बहुमूल्य धातुओं से बने हुए जो सिक्के हैं उनका उपयोग करते थे। प्राचीन मुद्रा की हमें कुछ विशेषताएं भी ध्यान में रखनी है। प्राचीन मुद्रा क्या है? बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा। प्राचीन मुद्रा का स्वयं का मूल्य था। प्राचीन मुद्रा है वह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु थी। आधुनिक मुद्रा के रूप में हम प्रमुख रूप से कागज के नोट और धातुओं से बने हुए जो सिक्के हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर हम प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा की तुलना करें, इनमें अंतर लिखें, तो क्या ध्यान रखोगे? पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे? प्राचीन मुद्रा है वह तो क्या है? बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा। आधुनिक मुद्रा है, कागज के नोट है, सिक्के हैं, वो बहुमूल्य धातुओं से बने हुए नहीं है। प्राचीन मुद्रा दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु थी, जैसे अनाज है, पशु है।
आधुनिक मुद्रा हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु नहीं है। तीसरा पॉइंट, प्राचीन मुद्रा का अपना स्वयं का मूल्य था, जैसे पशु है, अनाज है और बहुमूल्य धातुओं के सिक्के हैं। आधुनिक मुद्रा का अपना स्वयं का कोई मूल्य नहीं है। और एक पॉइंट लिख देना आप किसके बारे में, उदाहरण के बारे में। क्या पॉइंट लिखोगे, उदाहरण के बारे में, कि कौन कौन से उदाहरण तो प्राचीन मुद्रा में आएंगे और कौन से उदाहरण आधुनिक मुद्रा में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, मुद्रा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। मुद्रा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो मुद्रा की 4 विशेषता क्या है? एक तो मुद्रा विनिमय में मध्यस्थ का कार्य करती है, मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना क्या है, आसान है। मुद्रा ने आवश्यकता के दोहरे संयोग की जो समस्या है उसका समाधान किया है। मुद्रा को संग्रहित करना आसान है। मुद्रा आसानी से क्या है, भुगतान के लिए स्वीकार्य है। नेक्स्ट जो आज का हम पॉइंट देखेंगे वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने क्या देखा है, जो हमारी प्राचीन मुद्रा है वह दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु भी है और उसका स्वयं का अपना मूल्य भी है। आधुनिक जो मुद्रा है जिसमें हम कागज के नोट और सिक्के इनका उपयोग कर रहे हैं, इसका ना तो स्वयं का कोई मूल्य और ना ही ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है। लेकिन फिर भी रुपया जो है या आधुनिक जो मुद्रा है इसको विनिमय का माध्यम है वो क्यों स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा, बनेगा आपका, रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है, क्यों, स्पष्ट कीजिए क्यों किया गया है। तो यहां पर आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखोगे, हमारे देश में रुपया जो है इसको विनिमय का माध्यम है वो स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है? देखो, हर देश की क्या है, अलग अलग मुद्रा है। अलग अलग देशों ने विनिमय के माध्यम के रूप में अपने यहाँ पर क्या है, मुद्रा है उसको लागू कर रखा है। जैसे ब्रिटेन में, अमेरिका में, ठीक है, चाइना में, जापान में येन मुद्रा चलती है, ठीक है। तो हर देश ने, जैसे अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, ठीक है। तो हर देश ने अपनी अलग अलग मुद्रा है वो क्या है, लागू कर रखी है। उसी प्रकार भारत ने क्या है, रुपया है इसको विनिमय का माध्यम लागू किया है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत में रुपया है इसको लेन देन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसे भारत सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यानी हमारे देश में जो लेन देन है, जो विनिमय का माध्यम है वो रुपया है, इसको क्यों लागू किया गया, क्यों स्वीकार किया गया है, हम इसको इजीली क्यों स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इसे भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया, प्राधिकृत किया गया है। दूसरी बात, हमारे देश में केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी नोट जारी करता है। हमारे देश में जो भी कागज के नोट हैं उनको इश्यू करने या जारी करने की अथॉरिटी या अधिकार हो किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। और भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था है वह करेंसी नोट जारी नहीं कर सकती है। RBI के अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था
हमारे देश में करेंसी नोट जारी नहीं कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, रुपया है, इसको व्यापक रूप से विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? एक तो हमारे देश की जो सरकार है यानी केंद्र सरकार है, इसने रुपये को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत किया है। दूसरी बात, हमारे देश में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करने का या छापने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था है वह करेंसी नोट जारी नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट याद रखना, हमारे देश में या हमारे देश के कानून के अनुसार रुपया विनिमय का वैध, एक तो होता है वैध, एक होता है अवैध। वैध जो कानून की दृष्टि से सही होता है उसको हम वैध बोलते हैं, जो कानून की दृष्टि से अनुचित होता है, गलत होता है, उसको हम अवैध बोलते हैं। विनिमय का वैध माध्यम स्वीकृत किया गया है और इसके अनुसार देश में कोई भी व्यक्ति है वह रुपये में भुगतान को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे देश में रुपया है, ये व्यापक रूप से विनिमय का माध्यम है, वह स्वीकार किया गया है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है देखो, और इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का आपका पॉइंट रहेगा बैंक में निक्षेप। बैंक में निक्षेप क्या मतलब इसका? बैंक में निक्षेप का मतलब है बैंक में धन को जमा करवाना। यहाँ आपको तीन बातें मोस्टली ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है आपको बचत। क्या ध्यान रखना है? बचत या सेविंग। किसे कहते हैं बचत? आय का वह भाग, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया गया है या जिसे खर्च नहीं किया गया है, वो आपकी क्या कहलाएगी? बचत। किसी भी व्यक्ति की जो मासिक या वार्षिक आय है उस आय में से हम क्या घटा देंगे? उपभोग व्यय। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बचत। ठीक है, तो बचत की जो परिभाषा वो क्या ध्यान रखोगे? आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया गया है बचत कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश, रमेश की मासिक आय 50,000 रुपये है। महीने का कितना कमा रहा है ये? 50,000। और इसका मासिक उपभोग व्यय, उपभोग का मतलब होता है काम में लेना, व्यय का मतलब होता है खर्च, ये मान लीजिए कितना है? 35,000। तो इसकी बचत क्या हो गई? आय कितनी है? 50,000, उपभोग व्यय कितना है? 35,000, तो बचत कितनी हो गई? 15,000। बचत कितनी हो गई? 15,000। ठीक है, अब देखो लोग क्या करते हैं, अपनी बचत को बैंक में जमा करवाते हैं। कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक में जमा करवाते हैं। लोग अपना धन वो बैंक में क्यों जमा करवाते हैं? इसके लिए आपको 4 बिंदु ध्यान में रखने हैं। एक तो देखो, घर या किसी अन्य स्थान की तुलना में बैंक क्या है? धन को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, या बैंक धन को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण स्थान है। हम घर पे पैसा रखेंगे तो चोरी होने का खतरा रहेगा। बैंक में अगर हमने हमारा पैसा रख दिया है और अगर वो चोरी भी हो जाता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है, तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जनता अपना धन वो बैंक में क्यों रखती है? बैंक क्या है? धन रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। नंबर 2, हम बैंक में जो भी धन जमा करवाते हैं उस पर बैंक हमें क्या देता है? ब्याज।
बैंक जमा धन पर ब्याज प्रदान करता है। ठीक है। तीसरी बात देखो, हमने बैंक में जो भी धन जमा करवा रखा है उस धन को हमारी आवश्यकता पड़ने पर हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। बैंक में जमा धन को मांग होने पर कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। मांग जमा भी कहते हैं। ठीक है। बैंक में जमा धन को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। एक देखो, बैंक क्या करता है, जो भी धन हमने बैंक में जमा करवा रखा है उस धन पर एक तो हमें ब्याज उपलब्ध करवाता है, इसके अलावा हमें चेक की सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक जमा धन पर चेक की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। तो आज कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान रखोगे? एक तो ध्यान रखना है, बचत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बचत? आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया गया उसे हम क्या बोल देंगे? बचत। लोग अपनी बचत को बैंक में क्यों जमा करवाते हैं? एक तो ध्यान रखोगे, बैंक क्या है? धन को सुरक्षित रखता है। नंबर 2, बैंक जमा धन पर ब्याज उपलब्ध करवाता है। बैंक में जमा धन को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए इस धन को हम क्या बोलेंगे? मांग जमा। और बैंक जमा धन पर हमें क्या है? चेक की सुविधा प्रदान करता है। देखो, ये जो हमारा चैप्टर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका? मुद्रा, और सेकंड पार्ट क्या रहेगा? साख। मुद्रा के जो पार्ट है, मुद्रा का जो पार्ट है वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या क्या बातें बच रही हैं? एक तो हमें ध्यान रखना है कि चेक क्या है, चेक में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं, और चेक से भुगतान करने के क्या लाभ है, हमें क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी बातें मुद्रा से रिलेटेड रह गई हैं उसमें क्या ध्यान रखना है? चेक क्या है, चेक में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, और चेक से भुगतान करने के क्या क्या लाभ हैं। एक हमें ध्यान रखना है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। क्या ध्यान रखना है? बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। इतना पढ़ने के बाद में हमारा मुद्रा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? साख, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो मोटे तौर से आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? नंबर 1, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? नंबर 2, आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं? नंबर 3, आवश्यकता का दोहरा संयोग जो है यह है वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इसकी अनिवार्य शर्त है। नेक्स्ट हम याद रखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या दोष हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा में कोई 4 अंतर लिखिए। एक पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे? मुद्रा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अब देखो, आधुनिक मुद्रा में कागज के नोट और सिक्के उनका उपयोग कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा की हम तुलना करें तो प्राचीन मुद्रा क्या है? आधुनिक मुद्रा की तुलना में अच्छी है, लेकिन फिर भी रुपया है, इसको हमारे देश में व्यापक रूप से विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। क्यों स्वीकार किया गया? आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखोगे, बचत किसे कहते हैं, मांग जमा किसे कहते हैं, और लोग अपने धन को बैंक में क्यों जमा करवाते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।